नमस्कार, 7+ चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बीडीसी सदस्यों को भी मिलेगा आवासीय सुविधा। 3 मंजिला आवासीय सुविधा का रखा गया नींव पत्र। पीएजीडी की बैठक 26 फरवरी को। राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाने पर होगी रणनीति तय। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस साल रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। 15 मई तक कर ली जाएगी पूरी तैयारी। और प्रदेश में 3 जिलों में कोई भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला। 24 घंटे में सिर्फ 232 लोग ही संक्रमित। विकास परिषद यानी कि डीडीसी और ब्लॉक विकास परिषद यानी कि बीडीसी के सदस्यों के लिए विभिन्न जिलों में सुरक्षित सरकारी आवासीय सुविधा तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जिला बड़गाम के शेखपुरा में एक ऐसी ही 3 मंजिला आवासीय सुविधा के निर्माण का नींव पत्र रखा। अन्य जिलों में भी ऐसी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डीडीसी और बीडीसी सदस्य लगातार अपने लिए सुरक्षित आवासीय सुविधा की मांग कर रहे हैं और उनका दावा है कि चुनाव के पूर्व प्रदेश सरकार ने उन्हें सुविधा का यकीन दिलाया था। वही परियोजना की अनुमति लागत 64,165 लाख है। 3 ब्लॉक पर आधारित इस आवासीय सुविधा में 2 शयन कक्षों की सुविधा वाले 17 फ्लैट होंगे। पार्किंग की सुविधा, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और सुरक्षा चौकी भी इसमें बनाई जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि डीडीसी और बीडीसी सदस्यों के लिए आवासीय सुविधा नहीं थी, अब इसे तय कर दिया गया है। जिला बड़गाम में जिला कैंपेक्स बजट के तहत विभिन्न विकास योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक में जायजा लेने से पूर्व मुख्य सचिव ने शेखपुरा में डीडीसी और बीडीसी सदस्यों के लिए 3 मंजिला आवासीय सुविधा का नींव पत्र रखा। अन्य जिलों में भी इसका क्रमानुसार निर्माण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि ये परियोजना निर्धारित समय सीमा के अंदर यानी कि तय सीमा के अंदर ही इस साल के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। वहीं डीडीसी और बीडीसी सदस्यों ने सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुविधा से उन्हें नहीं बल्कि आसपास के अपनी समस्या लेकर वाले लोग भी वहां पर आएंगे और उनको भी लाभ मिलेगा। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार एजुकेशन पीएजीडी की सदस्यों की एक बैठक 26 फरवरी को होना तय हुई है। इसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर विचार विमर्श के साथ पीएजीडी देश के विभिन्न हिस्सों में बुद्धिजीवियों और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संपर्क के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भी तय करेगा। पीएजीडी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बैठक श्रीनगर स्थित अपने निवास पर बुलाई है। इसमें पीडीपी अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती और वहां पर माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यवाहक अध्यक्ष मुजफ्फर शाह समेत पीएजीडी के सभी प्रमुख सदस्य भाग लेंगे। संबंधित सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर होने वाली इस बैठक को स्थानीय राजनीतिक हलकों में बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये बैठक परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद हो रही है। पीएजीडी के सभी घटक परिसीमन के खिलाफ हैं। प्रस्तावित बैठक में परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के साथ ही पीएजीडी अपनी अगली रणनीति को भी तय करेगा। इनका प्रयास रहेगा कि सभी राजनीतिक दलों के समर्थन में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान अमरेश्वर की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2022 को निश्चित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश प्रशासन तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अमरनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु की सुविधा और जांच के लिए ऑक्सीजन बूथ और कोविड जांच केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और मार्ग की मुरम्मत कर आवश्यक सुविधाएं बहाल करने का काम 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालात में सुधार को देखते हुए प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस बार श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर सामान्य समय में आने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इससे यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा पर आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मंडलायुक्त कश्मीर डॉक्टर पांडुरंग के पोल ने आज संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों संग श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2022 की तैयारियों के संदर्भ में एक बैठक की। इसमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अतिरिक्त सीईओ के अलावा पर्यटन, शहरी निकाय, खाद्य आपूर्ति, पर्यटन, स्वास्थ्य, पशुपालन, आपदा प्रबंधक, मौसम, लोक निर्माण, बिजली, फायर एंड इमरजेंसी, सूचना, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सेना और पुलिस और सीमा सड़क संगठन के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।
जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर में गिरावट लगातार जारी है। प्रदेश में जिला रियासी, शोपियां, पुलवामा में दैनिक आधार पर कोई नया मामला नहीं मिला है, जो एक राहत भरी बात है। हालांकि अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रदेश के सभी जिलों प्रत्येक में 100 से कम नए मामले मिल रहे हैं। कई जिलों में दैनिक आंकड़ा 5 से कम आगे है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के अभी तक 232 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। राहत की बात है, बीते 24 घंटे में किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। जिला पुंछ, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, उधमपुर, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, अनंतनाग में 5 से कम नए मामले मिले हैं। गार्डन एंड फ्लोरिकल्चर विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद ने विभागीय कामकाज पर समीक्षा करने के मकसद से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में निदेशक फ्लोरिकल्चर कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ट्यूलिप शो 2022 को लेकर चर्चा की गई तथा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया गया। मंडला आयुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के मकसद से निदेशक रूरल सैनिटेशन तथा रूरल डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने हेतु विचार विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वे सभी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जारी कार्यों को लेकर समीक्षा करने के साथ साथ मनरेगा सहित अन्य परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। सबसे पहले हमने विधानसभा का रुख किया, वहां पर आम लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद हमने गुरदासपुर जिले का रुख किया, वहां पर विधानसभा के अंतर्गत आते लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद हमने पठानकोट जिले का रुख किया, पठानकोट में लोगों से बातचीत की। आखिरकार पठानकोट के दुकानदार क्या सोचते हैं, वहां किसकी सरकार चाहते हैं, दुकानदारों से बातचीत करते रोहित मिश्रा, सनप्लस चैनल की एक खास रिपोर्ट। पंजाब में पठानकोट इलाके की बात करें, विधानसभा के जो चुनाव है जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, लेकिन इस बार ये देखना है कि पंजाब में किसकी सरकार आती है। आइए दुकानदार लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवराज शर्मा। शर्मा साहब, 20 तारीख को चुनाव है, फरवरी को 10 मार्च को नतीजे आएंगे। आप हिमाचल से हैं, बॉर्डर बिल्कुल साथ है, आप लोग पंजाब बिल्कुल सटा हुआ है। क्या लग रहा है माहौल पंजाब में? माहौल अच्छा है। पहले बीजेपी का बड़ा कम था, मोदी जी के चक्कर लगाने से ना माहौल अब घूम चुका है और बीजेपी भी इस समय बराबर टक्कर दे रही है। तो सरकार क्या लगता है किसकी बनेगी? सरकार इस समय मिक्सचुअल सा आएगा, बाद में डिसीजन होगा जीतने के बाद। बहुमत किसी को नहीं मिलेगा? बहुमत ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही है, सब हिस्सेदारी बराबर बराबर ले जाएंगे। बाकी पार्टी किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल? उनका रौला जरूर है, लेकिन जो माहौल है ना वो बराबर आएगा। मुद्दे क्या आपको लगता है कि पंजाब में कौन से बड़े मुद्दे आपको लगते हैं कि वो मुद्दे हल होने चाहिए? इन चुनावों में वो बड़े मुद्दे हैं। मुद्दे इस समय भ्रष्टाचार का, और जो सरकार ने जो कुछ किया है उसका अपोजिट हो रहा है, दुनिया बदल रही है। नशे को लेकर भी चिंता? नशे की भी बड़ी चिंता है। बच्चे जो है नशे के लिए काफ़ी उलझे हुए हैं, माँ बाप परेशान हैं, अब वो बदलाव चाहते हैं। अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, क्या लग रहा है पंजाब में चुनाव है तो यूथ के लिए कौन से बड़े मुद्दे आपको पंजाब में लग रहे हैं? मुझे तो सबसे पहला मुद्दा नशा ही लगता है, और मुझे लगता है ये बीजेपी पार्टी के आने के बाद ही ये मुद्दा सुलझेगा। अगर बीजेपी यहाँ पे आती है तो नशा मुक्त तभी होगा, क्योंकि बाकी सब पार्टियाँ आ चुकी हैं, नशा अभी तक मुक्त नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है, हमने कम होते अभी तक देखा नहीं। तो एक ही होप अभी बीजेपी आ जाए तो नशा मुक्त हो सकता है, और एक राष्ट्रीय हित की पार्टी है ये, हमें तो ऐसा ही लगता है, और यही नशा मुक्त करवा सकती है। और मोदी जी का वैसे भी संकल्प है कि देश को आगे लेना, तो इन पे हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी तो सत्ता में पहले भी थी, तो लेकिन नशा तो नहीं खत्म हुआ। नहीं, पंजाब में अभी तक आया ही नहीं, और जहाँ स्टेटों पे है वहाँ पे इतना नशा भी नहीं। अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा हो गया है। आप चिट्टा तो आपने सुना ही है, अभी तक बंद नहीं हुआ। पहले बीजेपी, पहले कांग्रेस थी, अकाली थी, अभी तक बंद नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है अभी इनके आने से बीजेपी की सरकार थी ना पंजाब में। पर अकाली जो बीजेपी के साथ समर्थन था, मेरे ख्याल से जो मोदी जी अगर अकेले जीते हैं समर्थन के साथ, बहुमत के साथ, तो फिर तो मेरे को लगता है नशा मुक्त हो ही जाएगा। पर अभी ये है कि जनता को लगता है हिमाचल के मुकाबले पंजाब में इंडस्ट्री है, उस तरह की जो बेरोजगार युवा रोजगार है उनके पास पंजाब के पास? पंजाब में देखो अभी कांग्रेस और अकाली वालों ने क्या किया है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इन्वेस्टर भी बाहर जा रहे हैं। हिमाचल में इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, इन्वेस्टर भी बढ़ रहे हैं, तो ये उनका जो पॉलिटिक्स है, गंदी डेमोक्रेसी है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर मोदी जी आते हैं, बीजेपी आती है, तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ खत्म हो जाएगी और पंजाब को एक नया रास्ता, एक नई तरक्की मिल सकती है।
जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। वहीं मेंढर पुलिस ने भी 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई है। वहीं पकड़े गए नशा तस्कर रजत शर्मा पुत्र चमन लाल शर्मा निवासी कोहलाद मेंढर और रमजीन अहमद पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी अरी मेंढर और उनके पास से 26 ग्राम हीरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। वहीं इन NDPS एक्ट के तहत PS मेंढर में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने जिला पुलिस जो है पुंछ की अहम भूमिका को सराहा भी है कि जिला पुलिस पुंछ और JNK पुलिस ने एक मिशन शुरू किया है नशे के खिलाफ। इसी के दौरान हमें पहले भी कामयाबी मिलती रही है लोगों के ताउन से। कल भी हमें एक कामयाबी मिली जिसमें हमने थाना मेंढर के इलाके से 2 लड़कों रजत शर्मा और रमीज़ को पकड़ा और उनकी पोजीशन से 26 ग्राम के करीब हीरोइन की तरह ये मादा है उसको बरामद किया है और इसमें हमने FIR लगाकर तफ्तीश रवा की है और पूर्ण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ हम इस तफ्तीश में आगे भी उसको बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि वो ये सामान कहाँ से लेकर आए थे, ये नशा मादा सामान, और आगे किसको देना था। हमारा इसमें तफ्तीश का जो होराइजन है काफ़ी ओपन है और पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो और भी साथी मुलविस होंगे उनको भी बुक करें। हाँ, इसमें हमारी तकरीबन मल्टी स्ट्रैटजी है। पहला हमारा एंगल है जो पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चाहे छोटे लेवल पर इसमें स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको बुक किया जाए। दूसरा हमारा इसमें स्ट्रैटजी है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो हमारा यूथ इस नशे की जात में आ चुके हैं, हमारा यहाँ पर पुंछ में काउंसलिंग सेंटर है, हमारे यहाँ काउंसलर बैठते हैं, हम उनका काउंसलिंग करें। इसमें हमने जहाँ पर मैंने पब्लिक मीटिंग की है, मैंने पेरेंट्स को कहा है आप बात को इसमें कोई छुपने की, कोई डरने की बात नहीं है। आप हमारे काउंसलिंग सेंटर में आएँ, बच्चों को लेकर आएँ। हमारे काउंसलर देखेंगे कि उनको यहाँ पर कोई इलाज मुआवजा करने की ज़रूरत है या जम्मू करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने हमें साथ ताबून देना है, हम पूरा मदद करेंगे उनको और बच्चों को उनके किसी एक अटेंडेंट को लेकर जम्मू जाकर एडमिट करवाएंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो उस वबा से बच सकें। इससे हम उनको कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम बुक करेंगे। जम्मू शहर के गोल गुजराल स्थित मंदिर में वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले मंदिर में सुबह हवन यज्ञ तथा सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर साल मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जाता है, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग भी हिस्सा लेते हैं। राधे कृष्ण जी, आज गोल गुजराल में आज के दिन मूर्ति स्थापना हुई थी। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी की, माता रानी की, लक्ष्मी नारायण की और शिव पार्वती की। तो आज के दिन हमने यहाँ पर सभी जो मोहल्ला वासी हैं उन्होंने मूर्ति स्थापना की थी इस मंदिर में। और आज का जो दिन है वो हर साल हम मनाते हैं मूर्ति स्थापना दिवस का। तो आज उसी शुभ कार्य के लिए आज हम सब लोग पूजा कर रहे हैं और बस इसी तरीके से भगवान जो है हमें आशीर्वाद देते रहें और इस तरीके से हम यज्ञ करते रहें। थैंक यू। अज मूर्ति स्थापना दिन अज भगवान जी की हर साल मनाने अज भी जरा भंडारा शंडारा जिन्ना भी है वो करना है। अज यज्ञ जां हवन वगैरह सारा कुछ होना है। सारे महल्ले वाले जिन्ने भी हैं, सारे महल्ले वाले का जग भंडारा जिन्ना भी है सारे हिस्सा लेंदे ने, सारे आंदे ने। संत पुरा धर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि संत गुरुबख्श सिंह जी धन्ना की जात में गुरुद्वारा गुरु अर्जुन देव जी महाराज तोमाना में 20 फरवरी को विशाल महान गुरुमत समागम का आयोजन किया जा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के प्रवक्ता बलविंदर सिंह ने बताया कि समागम में काफी संख्या में संगत भारी संख्या में भाग लेगी और इसमें रागी जत्थे भी पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी तोमाना विखे 20 फरवरी ਨੂੰ दिन ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ JNK, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ और विशेष तौर पर जो 12 साढ़े गुरुद्वारे हैं
भाई साहब भाई जुझार सिंह जी पटना साहब वाले, हजूरी रागी श्री दरबार साहब, भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी तख्त श्री पटना साहब वाले, ये उत्थे विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं। सारी जम्मू कश्मीर दी सिख संगत को अपील की जाती है कि वध चढ़ के उत्थे हाजिरियां भर के गुरु महाराज जी खुशियां प्राप्त करो। और एक बार फिर कह रही है कि एक दिन पहला शनिचरवार 19 तरीक को सवेरे 11 बजे संत तेजवंत सिंह जी तरफों एक अमृत संचार का प्रोग्राम उल्लेखिया गया है, जिदे दरबार साहब तो उतों एक टीम 5 प्यारिਆਂ की आएगी थे जो सारे अमृतपान कराएगी। जो सिख संगत विचों जो अमृतपान करने का अभिलाषी होवे वो उत्थे आके अमृतपान कर सकता है। एक बार फिर अपील कर दी है कि 20 तरीक को सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक विशेष जो गुरमत समागम संत गुरबख्श सिंह जी ढन्ना की मिठी याद समर्पित है। सारी संगत को अपील है कि 10 बजे तो लैके 4 बजे तक दीवान आयोजित किया जाएगा। वध उत्ते पहुंच के गुरु महाराज जी खुशियां प्राप्त करो। गुरु महाराज का लंगर भी उत्थे अटुट वरतेगा। सब संगत उत्थे पहुंचने की कृपालता करी। इतनी ही बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर स्टेट विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार आज भी जारी रहे। शुक्रवार को भी इन कर्मचारियों ने अपने कामकाज ठप रखकर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपने अन्य मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आए दिन आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर खाली स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि 60,000 कैजुअल लेबर्स दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आज तक हमें शर्म की बात है, ये जो आज रनिंग सरकार है इन्होंने कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की। इनके जहन में टस से मस नहीं है। आपने देखा स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जितने भी जम्मू कश्मीर के मंत्रिमंडल हो, VIPs हो, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट 24 घंटे रात दिन कर्मचारी ड्यूटियां अंजाम देते हैं। लेकिन आए दिन 30-30 साल 25-25 साल गुजर चुके हैं जबकि हमारी नौकरियों को रेगुलर नहीं किया गया। और आए दिन पीछे इसी सरकार ने, जब BJP और PDP की सरकार थी, SRO 520 बना, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी फाइलें जो सेक्रेटरीट के अंदर पड़ी हुई है, आज तक इस सरकार ने उसके ऊपर कई मीटिंगें रखी। जैसे कि अभी 15 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कभी चीफ सेक्रेटरी जी दिल्ली चले जाते हैं। हर महीने हर मीटिंग के दिन वो पोस्टपोन होती है। लेकिन आज का हमारा यही मुख्य कारण है, आज जम्मू कश्मीर का जो स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पर हम अपने डिवीजन के अंदर बैठे हुए हैं, खाली टेलीविजन नहीं, हमारे समर्थन में स्टेट डिपार्टमेंट के जो रेगुलर यूनियन है उन्होंने भी समर्थन किया है कि पेंडिंग डिमांड्स है, पेंडिंग जो हमारी डिमांड्स है, हमारे 15-15 साल 25-25 साल हमारी विधवा औरतें हो चुकी हैं। आपने देखा हमारे माताएं बहनें, जबकि इसी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। कैसे विकास होगा? 60,000 डेली वेजर का विकास इस सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। आज तक जाए तो जाए कहा, बल्कि गवर्नर साहब ने जब से ये जम्मू कश्मीर के अंदर है इन्होंने आज तक एक शब्द भी किसी भी डेली वेजर्स का डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य अध्यक्ष रफीक मलिक ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि अगर प्रदेश जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी सरकार बनती है तो लोगों को मुफ्त बिजली तथा पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है और अगर उनकी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान अन्य लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। तो पहले हमने यही कहा कि हमारी जो अगर पार्टी सरकार हमारी बनती है तो हम ये पानी बत्ती तो फ्री वादा करते हैं कि हम ओपन में वादा करते हैं कि पानी बत्ती तो हम देंगे, रोज़गार तो हमने देना ही देना है। डेवलपमेंट की बातें जो डेवलपमेंट करनी है, बेरोज़गारी जितनी कम की जाए इतनी कम हम कोशिश करेंगे करने की। हम ये चाहते हैं कि पानी बत्ती जो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि पानी बत्ती जो है हमारे जम्मू कश्मीर में अपना पानी बत्ती हमारी फ्री में है। यहाँ से अगर पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है, अगर पंजाब के लोगों को फ्री में कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को फ्री में कर रहे हैं कि जम्मू वाले क्या इतने करोड़पति हैं? क्या राजा महाराजा हरि सिंह जो यहाँ बैठे थे कि हर एक को वो सोने के पैकेट बांट के गए हुए हैं जो लोग खाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी बैठ के? आज गरीब जो है गरीब ही होता जा रहा है, जो अमीर था अमीर होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो रोज़गार, जैसे उनका कोई अगर तेल का था या दाल का बिजनेस था, उनका रातों रात रेट बढ़ गए, उन लोगों को तो करोड़पति बना दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन जो गरीब थे, दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसलिए लोक जनता पार्टी जो हमारी है बराबर शेयर करेगी गरीब लोगों के साथ। आज आप देखो लेबर की दिहाड़ी 500-600-500 रुपया है, उनका तो कोई सोचता नहीं बढ़ाने के लिए, उनके बारे में किसी ने सोचा उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। आज अगर बिजली
आप हाई रेट कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट लाइट कर रहे हैं, आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, शायद उसकी महीने की 6 दिहाड़ियाँ लगती हैं, 7 लगती हैं, वो बच्चों को अगले आने वाले टाइम में खुद खुशियाँ करना लोग शुरू कर देंगे, जैसा जुल्म हमारे जम्मू कश्मीर से हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर में जुल्म हो, हम चाहते हैं गरीबों की तरफ भी ध्यान दो। अमीरों को देखते हो, लेकिन गरीबों का भी फर्ज बनता है गवर्नमेंट का देखना। आज गवर्नमेंट दावे बहुत करती है कि हमने ये किया वो किया। आज जहाँ जाओगे आप, किसी पब्लिक से पूछ लो, आम आदमी को पूछो कि क्या वो खुश है? हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, क्योंकि वो अपने बिजनेस से परेशान है, अपने काम से परेशान है, आगे महंगाई से परेशान है। अगर महंगाई, आज देखा गवर्नमेंट मुलाजिम थे जो, आज गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी बोल रहे हैं कि आप अपना बताइए कहाँ से ले रहे हो, लाख रुपये तनख्वाह दे, कहाँ से खा रहे हैं। हर आदमी को जो मतलब दबाया जा रहा है, खासकर जितने कानून है जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं कि हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है। क्या हमारा कोई बाली बार्स कोई नहीं है? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से कि जम्मू कश्मीर में अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ लाइए कि जिससे लोगों को राहत मिले। आप ये बजरी को सस्ता कीजिए, राशन को सस्ता कीजिए, पेट्रोल को सस्ता कीजिए। जो काम करने वाले हैं, एक बड़े बड़े बजट लेके आते हो कि आज हमने ये कर दिया वो कर दिया, गरीबों के लिए क्या किया? हम तो गरीबों के मुद्दे उठाते हैं, गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी पार्टी जो है गरीबों के साथ बराबर इंसाफ करेगी और इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनते रहेंगे हम। जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने पार्टी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के हक में सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना की और साथ ही सरकारी निर्देशों में सुधार और स्पष्टता लाने की भी मांग की। पार्टी कार्यालय जम्मू में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना द्वारा उठाई गई मांग के हक में फैसले लेते हुए महिला आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है, मगर इसके कार्यालय पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं आयोग के कार्यालय संभाग जिला स्तर पर होगा, इसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। साहनी ने कहा कि सरकार ने शिवसेना द्वारा जो है उठाई गई मांगों को माना जरूर गया है, मगर साहनी ने बताया कि जो भी हो रहा है वो सरासर गलत है और एक गलत रणनीति अपनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से महिला आयोग के पदाधिकारियों की घोषणा समेत आयोग कार्यालय को जिला स्तर पर खोलने की मांग के साथ युवाओं के लिए उन्होंने न्यूनतम 3,000 से 5,000 रुपए मासिक बेरोजगार भत्ता देने की मांग के साथ आयु सीमा में छूट को स्पष्ट करने के लिए कहा है। इस मौके पर चेयरमैन राकेश गुप्ता, नगीना खान, दीपक, नवीन बाली व अन्य लोग भी उपस्थित थे। ये आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना ने महिलाओं को लेकर, प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, युवाओं को जो परेशानी और निराशा से जूझना पड़ रहा है, उसको लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज सरकार के समक्ष उठाए थे और हमें खुशी भी हुई कि सरकार ने उसके हक के अंदर फैसला लिया, मगर वो फैसले के अंदर कहीं पर हमें स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही। यानी एक तरह से कहा जाए तो वो गोल मोल तरह का फैसला है। देखिए, महिला आयोग के लिए हमने गठन के लिए सरकार से अपील की। शिवसेना ने अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर यहाँ पर महिला और बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी किया। उसके कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए महिला आयोग के गठन की घोषणा कर दी, मगर वो घोषणाएं, तमाम घोषणा आधी अधूरी थी। ना तो उसके पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही उनके कार्यालय, महिला आयोग के प्रदेश कार्यालय के बारे में कुछ बताया गया, ना ही ये बताया गया कि वो कार्यालय जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर कार्यरत होंगे, वो जिला स्तर पर होंगे, डिवीजन स्तर पर होंगे या प्रदेश के अंदर एक ही कार्यालय होगा। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर में युवाओं की निराशा को लेकर था, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर इस समय सबसे उच्च स्तर पर है। पूरे देश की बेरोजगारी दर से भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, यानी प्रदेश का युवा लगातार निराशा की ओर बढ़ रहा है। हमारी मांग थी कि जितने भी पीछे आपने जो अधिसूचनाएं रद्द की गई थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, वो अधिसूचनाओं को जो रद्द की गई थी उनमें जो आवेदक थे उनको एज रिलैक्सेशन दी जाए। तो सरकार ने एज रिलैक्सेशन देने का फैसला किया, मगर स्पष्टता नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की मांग की थी, बेरोजगार भत्ते पर भी निर्णय लिया गया, मगर वो बेरोजगार भत्ता जरूरत से बहुत ज़्यादा कम है। हमारी मांग है कि सरकार इस पर स्पष्टता के साथ आगे आए और प्रदेश की जनता को पता लगे, ताकि इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डीडीसी बीडीसी सदस्यों को भी मिलेगा आवासीय सुविधा, 3 मंजिला आवासीय सुविधा का रखा गया नींव पत्र। पीएजीडी की बैठक 26 फरवरी को, राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाने पर होगी रणनीति तय। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस साल रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु, 15 मई तक कर ली जाएगी पूरी तैयारी। और प्रदेश में 3 जिलों में कोई भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला, 24 घंटे में सिर्फ 232 लोग ही संक्रमित।
7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।